पिछले क्लास में एवरेज और आरएमएस निकालना बताए थे, है ना। एवरेज करंट, आरएमएस करंट किस तरह का हो, क्या करते हैं, कैसे करते हैं ना। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन करा दिए थे, स्क्रीन पे तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर हम निकाले नहीं तो पता नहीं, इतना सही था रे ये, √3 I0 ही आया था इसका। हाँ सर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेजर डायग्राम। ठीक है, अबे सही। एसी का हाँ मेन सर। होता है, जब भी एसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको फेजर डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब फेजर डायग्राम देखो क्या होता है। फेजर डायग्राम कोई बहुत बड़ा डायग्राम नहीं, ठीक है, इस यूनिवर्स का डायग्राम नहीं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है। आगे सब कितने है, 9 ही आए। छुट्टी है क्या रे आज है? नहीं सर। क्या है छुट्टी, 9 लोग आए। किसी तुम लोग को डाउट है तो बता दो, ईएमआई का क्वेश्चन कर लियो। हाँ सर, हो रहा है। हो रहा है मतलब खत्म हुआ, हो रहा है मतलब होते ही रहेगा। एससी वर्मा कंप्लीट हो गया, पैकेज कंप्लीट हो गया, ये दो काम तो 100% करो। कोई हाँ डाउट है तो सर। बता दो। डाउट तो नहीं आ रहा क्वेश्चन में, हिंट चाहिए थी बस। हैं किसमें? सर आखिरी में बता देना। बता देते ना, तब तक बच्चे आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं बहुत लोग, धीरे धीरे आ रहे हैं, तब तक तुम लोग सर का एससी टाइम। वर्मा के क्वेश्चन में एक पार्ट में हिंट चाहिए। बताओ क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। लॉन्ग यू शेप्ड वायर विथ एल प्लेस इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पेज बी नंबर अ बोलो जरा, वायर। है ना। Use a wire with a constant velocity v towards right at t is equal to 0, the sliding wire is at the left hand। यहाँ पे एकदम, है ना। हाँ सर। सही। ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम शोइंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ बैटरी। ठीक है, तो कुछ नहीं करोगे, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल वायर आर पर लेंथ, तो कुछ नहीं करो इसमें करना क्या है। ये स्क्रीन दिखा तुमको, इसमें क्या है, क्वेश्चन सर नंबर कौन सी वाला? 36 जो हाँ लिखा है सर। जिसपे, ये ऐसा है, t बराबर 0 पे ये रॉड यहाँ पे है, इसको मूव करा रहे v वेलोसिटी से, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, BLV। BLV, हाँ सर। तो ये सिस्टम मान लो किसी इंस्टेंट पे x डिस्टेंस दूर है, मान ले। ठीक है, तो x डिस्टेंस दूर है, तो ये एक बैटरी बन जाएगा, ऐसे जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये करंट कैसे फ्लो कराएगा ऊपर की तरफ, ये बैटरी बन जाएगा ऐसा ईएमएफ। और ये हाँ रेजिस्टेंस, ये L है, ये x है, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा म्यू इंटू L प्लस 2x। म्यू मतलब हो गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अबे हाँ सही। सर। ठीक है, और इसका स्पीड तो हाँ कांस्टेंट सर। है, अपने को निकालना क्या है, सारे वायर, ये 2 सर यहाँ पे हो गए, करंट। इसका भी इसमें भी रेजिस्टेंस है शायद, है ना। तो ये हो गया, हाँ सर। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा v इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, E माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, सो I इज इक्वल टू E बाई आर। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड में लफड़ा ही नहीं, ईएमएफ हो जाएगा BLV बाई आर। आर क्या रहे, म्यू इंटू 2 L प्लस एक्स मतलब VT। का दिया रे उत्तर, हाँ सर, यही है। वो एक लाइन का क्वेश्चन है, समझ में आया क्या। टोटल रेजिस्टेंस हाँ देखो, सर। इसका भी रेजिस्टेंस म्यू है, इसका भी रेजिस्टेंस म्यू है, जितने भी वायर है सबका रेजिस्टेंस म्यू है। तो किसी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस x इज इक्वल टू VT, क्योंकि स्पीड दिया हुआ है कांस्टेंट, है ना, क्योंकि स्पीड हाँ सर। कांस्टेंट दिया हुआ है। समझ गए, ये सर। क्वेश्चन नंबर SCV का 36 था। ठीक है, हाँ आसान है सर। ना। तो म्यू की जगह इन्होंने आर क्यों लिखा? अबे रजिस्टर म्यू मतलब हो गया स्मॉल आर पे गधे, ओम पर मीटर। अबे म्यू से हम लिखे, यार से लिखा, जंगली गई। अबे भाई लो, बोलो आगे, चलो अब हम पढ़ाएं। फेजर देखो क्या होता है, हाँ सर। तो एवरेज और आरएमएस तुम्हें बता दिया। थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना, तो हम एसी खत्म करके एक क्लास पूरा डाउट का रख लेंगे, ईएमआई और एसी का, है ना। ईएमआई एसी का कंबाइंड डाउट क्लास एक रख लेंगे ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, कल तुम्हारे पास टाइम है, खत्म कर लो। ठीक है, अब देखो फेजर क्या होता है।
जब भी एसी का क्वेश्चन करते हैं तो फेजर डायग्राम से ड्रॉ हम लोग सॉल्व करते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, ये एक्चुअली रोटेटिंग वेक्टर होता है। इसमें हम दो एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बट ये डिस्टेंस नहीं बताता। ये एक्स एक्सिस वोल्टेज या करंट, ये भी वोल्टेज या करंट बताता है। समझ में आ? ये डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। फेजर डायग्राम एक्चुअली, ठीक है, दो करंट या दो वोल्टेज या एक करंट एक वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस बताता है, ठीक है। समझ में आया? समझ गए? जैसे हम लोग लिखे ना कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वोल्टेज हम कैसे दिखाएंगे, ये देखो, हम कुछ नहीं करेंगे, एक रोटेटिंग वोल्टेज ऐसा बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा V नॉट, ये इसका पीक है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। किसी इंस्टेंट पे ये एंगल ओमेगा टी है, एक वर्टिकल एंगल होगा, एक वर्टिकल लाइन होगा, एक ये जो होगा ये क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग बोलते हैं रियल वोल्टेज और इसको बोलते हैं V नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारा क्या हुआ, वर्चुअल, ठीक है। अब जैसे जैसे ये अब कुछ नहीं करेगा, ये जो V नॉट है ये पीक वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज अगर रोटेट कर रहा है तो थोड़ी देर में ये पीक वोल्टेज कहाँ आ जाएगा, इस पीक वोल्टेज को हम थोड़ी देर में कहाँ दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। ये पीक वोल्टेज तो V नॉट ही रहेगा, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये जो रियल वोल्टेज है क्या होता जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी बढ़ता जाएगा। समझ में आया? ये डायग्राम सिर्फ ये एंगल बता रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है। ये जो है ये वोल्टेज इस तरह से रोटेट करता रहेगा, ऐसा पीक वोल्टेज, और ये किसी समय पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, बट रियल है ना, V नॉट हो जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके ये इधर आ जाएगा तो ये फिर से रियल वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम रहे। मतलब ये V नॉट जो है इसका पीक वोल्टेज है, और पीक वोल्टेज जब रोटेट करता है तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका रियल वोल्टेज होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका इमेजिनरी वोल्टेज होता है। समझ में आ? इस डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम सिर्फ ये एंगल बताता है कि किसी इंस्टेंट पे इसका एंगल क्या हो। अब इसी डायग्राम में अगर हमारा वोल्टेज ऐसा होता, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मतलब इसका फेजर हम कैसे दिखाते हैं, हम ऐसा वोल्टेज है ना, ये हम लाइन ऐसा बनाते, ये दिखाते V नॉट, ये पीक वोल्टेज रहता, और ये एंगल जो हमारा होगा ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा फेज हो जाएगा। इसका ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग एक्स एक्सिस से दिखाएंगे, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका बनेगा किसी इंस्टेंट पे, ये बनेगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमें इस रियल वोल्टेज से मतलब होता है, इमेजिनरी वोल्टेज से कोई मतलब नहीं होता है। समझ गए? इस डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम एक्चुअली रोटेटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। समझ में आ? ये कुछ भी नहीं बताता है, दो वोल्टेज दो करंट या एक वोल्टेज एक करंट के बीच एंगल का डिफरेंस बताता, ठीक। समझ गए? हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो एक वोल्टेज है हमारा V इज इक्वल टू V1 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, और दूसरा मान लो वोल्टेज है V2, ये V1 है, ये V1 नॉट है, ये V2 नॉट है। V1 का पीक है और ये है मान लो साइन ओमेगा टी प्लस 60। इस दोनों का फेजर बनाएंगे तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बना लेंगे। इसको एक्स और वाई नहीं बोलते, इसको फेजर डायग्राम बोलते। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला वोल्टेज है उसको दिखाते V1 को, तो V1 कैसा रहेगा, इसका पीक वोल्टेज रहेगा ये V1 नॉट, ठीक है। और ये एंगल किसी इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला वोल्टेज। इसका रियल पार्ट ये रहा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज V1। इसी तरह से जो दूसरा वोल्टेज है वो हम कैसा दिखाएंगे, दूसरा वोल्टेज जो हम दिखाएंगे कुछ ऐसा दिखाएंगे। अब दूसरा वोल्टेज का जो V02 है, कौन बड़ा है ये हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये छोटा हो ये बड़ा हो सकता है V1 नॉट बड़ा हो ये छोटा हो। तो ये इसका पीक है, ये लेंथ होगा, लेंथ जो है इसके पीक के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ये एंगल हम दिखाएंगे कितना, दिस इज ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये V1
और ये V2 जो वोल्टेज है, इन दोनों वोल्टेज के बीच ये जो एंगल का डिफरेंस है ये 60 डिग्री है। समझ में आया? ये फेजर डायग्राम समझ में आया क्या V1 और V2 का? ठीक है, इस डायग्राम को तुम ऐसा भी 30 डिग्री होगा। अरे हाँ 30 डिग्री होगा, गलत लिख दिया। ठीक है, ये डायग्राम सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ ये है कि पहला वोल्टेज और दूसरा वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है, ये जो एंगल का डिफरेंस है, दैट इज एक्चुअली 30 डिग्री। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? एक तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ, दूसरा हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा मान लो किसी इंस्टेंट पे ये V1 नॉट है, तो जब V1 नॉट ऐसा है इसका मतलब T क्या है? 0। T बराबर 0 पे V1 कैसा होगा? या इसको ऐसा करो, इसको छोड़ो, 1 मिनट, हम ऐसा 1 मिनट, मान लो किसी इंस्टेंट पे अगर हम तुमसे बोले कि V1 हमारा ऐसा है, V1 नॉट हमारा ऐसा है, तो V2 नॉट कैसा होगा? ऐसा होगा, और इन दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री रहेगा। ये ओमेगा से इंडिपेंडेंट रहेगा। इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये V1 है, V1 नॉट है, और ये V2 नॉट है। ठीक है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये हमारा V1 नॉट है और ये हमारा V2 नॉट है। ठीक है, ये एंगल क्या है? 30 डिग्री। हम इसको चाहे तो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये V1 नॉट है और ये V2 नॉट है। समझ में आया क्या? इसमें एंगल कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री। समझ में आया? ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, क्योंकि ओमेगा टी से इंडिपेंडेंट है, ये एंगल तो समय के हिसाब से क्या होता रहेगा? घटता बढ़ता रहेगा। समझ में आया? ये जो ओमेगा टी है ये तो अलग अलग समय पे अलग अलग रहेगा, बट ये तीनों डायग्राम, चारों डायग्राम जो तुमको दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों डायग्राम एक्चुअली एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहला वोल्टेज और दूसरा वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर भी वही इंफॉर्मेशन है, पहला वोल्टेज और दूसरा वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर भी वही इंफॉर्मेशन है, पहला वोल्टेज और दूसरा वोल्टेज में फेज डिफरेंस है 30 डिग्री। ये ना वोल्टेज, समझ में आया? ये डायग्राम वोल्टेज नहीं बताता है, ये डायग्राम करंट नहीं बताता है, ये डायग्राम वोल्टेज और करंट, दो वोल्टेज दो करंट या एक वोल्टेज एक करंट के बीच एंगल का डिफरेंस। तो ये तीनों डायग्राम में एक ही इंफॉर्मेशन होता है। समझ में आया? ये तीनों डायग्राम एक ही है एक्चुअली। ये बना दोगे तब भी सही है, ये बना दोगे तब भी सही है, तुमको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो। समझ में आया? अरे समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। तो अब इसमें एक इंफॉर्मेशन तो ये है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि जो सेकेंड वोल्टेज है ना, ये फर्स्ट से क्या कर रहा है? इसको बोलते हैं कि सेकेंड वोल्टेज जो है 30 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो वोल्टेज है 30 डिग्री लीड कर रहा है। समझ में आया? या हम इसको बोलेंगे कि ये 30 डिग्री लैग कर रहा है। समझ में आया? ये वाला वोल्टेज के बारे में बोलेंगे तो ये बोलेंगे 30 डिग्री लैग कर रहा है। लैग कर रहा है मतलब पीछे है। ठीक है, लीड कर रहा है मतलब आगे। मतलब अगर हम V2 को बोले कि तो बोलेंगे V2 जो है V1 से 30 डिग्री लीड करता है, या V1 अगर बोलेंगे तो बोलेंगे V1 हमेशा 30 डिग्री से लैग करता है। यहाँ पर भी देखो 30 डिग्री आगे है, यहाँ पर भी ये 30 डिग्री आगे है, यहाँ पर भी ये 30 डिग्री आगे है। समझ में आया? इस डायरेक्शन में हमेशा लीड होता है और उल्टे डायरेक्शन में लैग। तो हम इसमें भी वही इंफॉर्मेशन है कि V2 सेकंड वोल्टेज जो है फर्स्ट वोल्टेज से 30 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही इंफॉर्मेशन है कि सेकंड वोल्टेज फर्स्ट वाले से 30 डिग्री लीड कर रहा है। यहाँ पर भी वही इंफॉर्मेशन है कि सेकंड वाला फर्स्ट वाले से 30 डिग्री लीड कर रहा है। समझ में आया? अरे समझ में आया? अब इसके बारे में देखो, ये अभी समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ी देर में तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग वोल्टेज क्यों ऐसा बनाते हैं, ये फेज डायग्राम क्यों बनाते हैं। क्योंकि एक्चुअली अभी तक हम लोग वोल्टेज को क्या बोलते थे? स्केलर। बट यहाँ पे वोल्टेज और करंट या दो वोल्टेज के बीच एंगल भी है, तो एंगल है मतलब इसको हम लोग वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। समझ में आया? वोल्टेज एक्चुअली यहाँ पर जो एसी होता है वो ना ही 100% स्केलर होता है और ना ही 100% वेक्टर होता है। समझ में आया? तो इसको समझाने के लिए हमें फेजर डायग्राम यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एंगल भी है, एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा एंगल है।
और एंगल में भी अलग अलग एंगल हो सकता है, समझ में आ बात। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फेजर डायग्राम का रिप्रेजेंट करते हैं। फेजर डायग्राम एक्चुअली रोटेटिंग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के काम आता है। इसको फेजर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बट फेजर अलजेब्रा अपने को पढ़ना नहीं रहता इस लेवल, समझ गए। हाँ अब सर। देखो, अब यहाँ पर पहला कहानी, ठीक है, कि अगर हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा दे तब क्या होगा। अब इसको समझना है। ये हमारे पास मान लो एक एक करके हम लोग अलग अलग समझेंगे और इसके बाद सभी को एक साथ हम जोड़ देंगे। ये मान लो हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमने इस वोल्टेज को रेजिस्टेंस के क्रॉस जोड़ दिया, तो देखो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एक ही लोहा है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ये अप्लाइड वोल्टेज कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, आई आर, ठीक है। तो हम बोलेंगे आई आर मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हर समय इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा अप्लाइड वोल्टेज के बराबर रहेगा, सही है। और हम यहाँ से लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई नॉट क्या है, आई नॉट इज वी नॉट बाई आर, आई नॉट को बोलते हैं पीक करंट, समझ में आया। तो अब इसका फेजर कैसे, देखो अप्लाइड वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना हमने अप्लाई किया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो कर रहा, आई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब फेजर कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये वोल्टेज है और ये करंट है, दोनों में एंगल भी है, ठीक है। तो फेजर बनाने के लिए हम ऐसा लाइन बना लेते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अब दो परपेंडिकुलर लाइन में मान लो वोल्टेज जो है, इसका वोल्टेज मान लो ये V नॉट है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ये जो एरो दिखाते हैं ये पीक वोल्टेज दिखाते हैं, ये V नॉट है। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या रहेगा, I नॉट रहेगा, ठीक है। अगर करंट वोल्टेज अगर V नॉट है तो करंट क्या रहेगा, दैट इज I नॉट। अब I नॉट बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, दैट इज दिस। जैसे मान लो कि V नॉट 10 वोल्ट है तो ये 10 लिखेंगे और I नॉट 5 है तो आधा लेंथ का दिखाएंगे, समझ में आया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करता है इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है, जीरो, ठीक है। इसमें वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये हमें नहीं पता, बट इसमें इंफॉर्मेशन इतना ही है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और करंट के बीच फेज का डिफरेंस जीरो है। इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, मान लो ये V नॉट है, V नॉट मतलब रेजिस्टेंस के है ना, ये वोल्टेज जो अप्लाइड है, तो करंट कैसा दिखाना होगा, करंट हमें इसी के अलोंग दिखाना होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा रियल करंट हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हमारा रियल वोल्टेज हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन यही है कि वोल्टेज और करंट के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, मतलब समझ गए, मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज रहेगा, जितना एंगल वोल्टेज बना रहा होगा उतना ही एंगल करंट बना रहा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो रियल करंट, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा रियल वोल्टेज। देखो यही है ना रियल वाला हम जो अप्लाई किए, और रियल करंट I नॉट साइन ओमेगा टी है, समझ में आया, ठीक है। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम ही है एक्चुअली, ठीक है। ये दिखने में अलग अलग लग रहा है बट इंफॉर्मेशन दोनों में सेम है। तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, समझ गए बात, इसको तुम ऐसा भी दिखा सकते हो कि हम वोल्टेज इधर दिखा दिए V नॉट और करंट भी इधर दिखा दिए, इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन है कि भाई वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं, ठीक है, समझ में आया। हाँ ये तीनों डायग्राम बिल्कुल सेम है। अब एक चीज यहाँ से कंक्लूजन ये लिखना है, कंक्लूजन क्या है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट फ्लो करता है, ठीक है, एसी में, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस नहीं, ठीक है, समझ में आ।
IR और VR के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। कभी भी अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज के फेज में ही रहेगा, उसमें कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ये कंक्लूजन है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अभी याद Yes. रखना, एक एक पॉइंट याद रखना, हम भूल जाएंगे और गलत हम करेंगे आगे, और तुम लोग गलती किए तो चिल्लाएं बहुत तेज। ये समझ गए? अब हम इसी को एक इंडक्टर के क्रॉस लगाते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर हम एक इंडक्टर के क्रॉस, ये एल है, ये ऐसे बोल, ये इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक AC वोल्टेज लगा दिया। अब कैपेसिटर वाला पहले था ना, एक मिनट हम जरा कैपेसिटर वाला ढूंढ लिया। हाँ ठीक है, पहले इंडक्टर ही दे दिया, चलो ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस अगर हम इस AC वोल्टेज को लगा दें तब क्या, ये वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और ये इंडक्टर है। अब इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, VL हमेशा क्या होगा, VL इस V के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो VL क्या होता है, L di by dt, और ये है V0 साइन ओमेगा टी। देखो तो ये सही है? हाँ सर। ठीक, समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आएगा बोल दियो रे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया L di by dt इज V0 साइन ओमेगा टी। अब इसी को अपने को थोड़ा सा सॉल्व करना। हमने इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज लगाया, ये वोल्टेज हमारा इतना रहा, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं L di by dt इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, बराबर है? ठीक है, यहां से इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिख देंगे दिस इज V0 बाई L इंटू साइन ओमेगा टी dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ di इज I, दिस इज माइनस V0 बाई L ओमेगा इंटू साइन के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। देखो तो सही है? इसको हम ऐसा लिखते हैं तो तुम्हें कोई तकलीफ, V0 बाई L ओमेगा इंटू साइन, ठीक है, ये होता है माइनस ही रहने देते, कॉस को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब ऐसा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और माइनस को अंदर कर दो तो आई क्या हो जाएगा, V0 बाई L ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये करंट आया। अब समझ गए यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ पर ये करंट है, I जो है करंट है और ये वोल्टेज है, तो ये क्या होना चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर, क्योंकि ये तो यूनिटलेस होता है। तो ये जो L ओमेगा है, दिस L ओमेगा इज एक्चुअली क्या, रेजिस्टेंस। अगर ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में, रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस ना बोल करके, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सएल विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। इसका यूनिट भी ओम होता है, और इसको बोलते हैं, समझ में आ, इंडक्टर जो होता है एसी में एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, समझ में आया, और उसका एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस नहीं होता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है हीट लॉस कराना, जबकि एक आइडियल इंडक्टर में कोई हीट लॉस नहीं होता। समझ में आ, एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इसका यूनिट भी होता है ओम, याद रहेगा? हाँ सर। सही। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, समझ गया? तो आई हमारा हो जाएगा दैट इज V0 बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, और V0 बाई एक्सएल, क्योंकि एक्सएल ओमेगा और एल कांस्टेंट है, दैट इज गिवन अ नेम दैट इज कॉल्ड I0। सो आई हमारा हो जाएगा, ठीक है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। दिस इज द करंट अक्रॉस द इंडक्टर। हमने वोल्टेज क्या लगाया था, हरे सर ये मतलब जो
इंडक्टर होता है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होता है, मतलब आइडल के अक्रॉस, तो अपन नेग्लेक्ट कर देंगे कि अगर क्वेश्चन में लिखा होगा नहीं नहीं नहीं, कि अब आइडल देखो इन। देखो देखो सुनो, नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस का भी दो तरीका, दो रेजिस्टेंस हुआ, एक रियल रेजिस्टेंस और एक वर्चुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर बोला जाए डीसी में, तो डीसी में तो रेजिस्टेंस 0 होता है, बट एसी में अगर रेजिस्टेंस बोला जाए तो हम रेजिस्टेंस ना बता करके रिएक्टेंस बताएंगे। समझ में आया? ठीक हाँ है। सर। इसका एक्चुअल में दिस इज नॉट एक्चुअल रेजिस्टेंस, है ये रेजिस्टेंस ही, बट ये एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, वर्चुअल रेजिस्टेंस। इसको या तो रिएक्टेंस बोलते हैं या वर्चुअल रेजिस्टेंस बोलते हैं या वॉटलेस रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। रेजिस्टेंस तो है ही, एसी में रेजिस्टेंस अगर इंडक्टर का पूछा तो ओमेगा एल बताएंगे, ठीक है। डीसी में बोला तो 0, बिहेवियर तो करता है। समझ में आ? रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, बट ये सिर्फ बिहेव करता है, ये रियल रेजिस्टेंस ना होके वर्चुअल रेजिस्टेंस। समझ में आया? ये वाटरलेस हाँ सर। रेजिस्टेंस है जिसमें हीट लॉस नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस एसी में, बट ये हीट लॉस नहीं कराता है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। V नॉट बाई एक्सएल, V नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज, और ये क्या है? रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीक करंट। V नॉट बाई एक्सएल इज I नॉट। अब इंडक्टर के क्रॉस जो करंट हो गया वो हो गया V नॉट बाई एक्सएल मीन्स I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। हमने वोल्टेज क्या अप्लाई किया था? V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा अप्लाई किया था हमने। वोल्टेज तो यही अप्लाई किया था। अब इसका फेजर देखो, क्या तकलीफ है इसके फेजर। अगर हम ऐसा डायग्राम बनाएं, तो अगर हम वोल्टेज को ऐसा दिखा रहे हैं, मान लो हमने ये V नॉट दिखाया, ये एंगल कितना है? ओमेगा टी। ये वोल्टेज हमने दिखाया भाई किसी इंस्टेंट पे, ये जो रियल इतना, तो एक्सेल क्या, सॉरी आई कैसा होगा? आई क्या होगा? ओमेगा टी माइनस 90, मतलब इससे कितना नीचे आना पड़ेगा? ये ऐसा हो जाएगा आई नॉट। ये एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। समझ में आया? तो ये एंगल है ना, ये एंगल अगर ओमेगा टी है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस 90, यही बोलेंगे ना, ये एंगल हमारा जो होगा ओमेगा टी माइनस 90 बराबर है। ये ओमेगा टी है और ये 90 है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? ओमेगा, नहीं ओमेगा टी माइनस 90 बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको अब अगर मान लो कभी ऐसा करें कि हमने V नॉट ऐसा दिखाया, तो करंट किधर होगा? नीचे की तरफ। इसमें कितना एंगल रहेगा? I नॉट। इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है और करंट होता है उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है हमेशा, और हमेशा करंट 90 डिग्री लैग करता है या वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। तो ये डायग्राम हो या ये डायग्राम हो, या तुम ऐसा भी दिखा सकते हो कि किसी इंस्टेंट पे करंट अगर आई नॉट ऐसा है तो वोल्टेज कैसा रहेगा? V नॉट ऐसा रहेगा। इसमें भी वही इंफॉर्मेशन है कि करंट जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये डायग्राम हो चाहे ये डायग्राम हो चाहे ये डायग्राम, ठीक है, ये सारे डायग्राम क्या हैं? सेम, बराबर। यस सर। ठीक है, या तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब समझ गए ना, इसमें जो है वोल्टेज जो है लीड करता है, इसमें जो है वोल्टेज लीड कर रहा है कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा और इंडक्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा उसमें दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। समझ में? जब रियल वोल्टेज 0 होगा तो करंट क्या होगा? निगेटिव। जब करंट 0 होगा तो रियल वोल्टेज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। समझ में आया क्या? इस तरह से, मतलब करंट जब मिनिमम होता है तो वोल्टेज मैक्सिमम होता है। समझ में आया? कंक्लूजन ये है कि इंडक्टर के क्रॉस अगर हम एसी लगाते हैं तो इंडक्टर जो है एक्चुअली एक वर्चुअल रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड में रहेगा, और एल जो है हेनरी में रहेगा। ठीक है, पीक करंट का वैल्यू होगा दिस आई नॉट इज पीक करंट, दैट इज पीक वोल्टेज बाय एक्सएल, और वोल्टेज और करंट का किसी इंस्टेंट का एक्सप्रेशन IL हमने लिख दिया,
VL हमने लिखा, ठीक है। तो VL और IL का फेजर डायग्राम अगर बनाएंगे तो तुम्हें अब याद रखना है कि इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। समझ में आ? करंट हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा, या वोल्टेज हमेशा क्या करेगा, लीड करेगा। ये डायग्राम हो चाहे ये डायग्राम हो चाहे ये डायग्राम हो, तीनों में एक ही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ओमेगा टी तो घटता बढ़ता रहेगा ना। बात समझ में आया? यस सर आ गया। आ गया। हर्षिता, दिव्यांश बोलो। यस सर आ गया। जिसको नहीं समझ में आएगा बोल देना। हर्षिता क्लियर है? ऋषिबा? हाँ सर। आदिति? हाँ सर। अदिति? अदिति? हाँ सर। ठीक, देखो अब अगला कहानी, ठीक है। अगला कहानी क्या है कि दिक्कत है रे, देख लो रे। अगला कहानी ये है कि अगर इसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को अगर हम कैपेसिटर के क्रॉस लगा दे तब क्या? ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अब इस एसी वोल्टेज को अगर कैपेसिटर के क्रॉस लगा देंगे, मान लो ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटेंस ये बंद हो जाए तो लौट आना, क्योंकि हम भूल जाएंगे। ये V लगा दिए, एसी वोल्टेज लगा दिए किसके क्रॉस, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ऐसे लगा दिए एसी के क्रॉस। तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और ये अप्लाइड वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर पे अगर चार्ज Q और माइनस Q है तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इज V, और V क्या होता है, Q बाई C इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, V0 इंटू C इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब कैपेसिटर पे भी चार्ज घटता बढ़ता रहेगा, जब ये वोल्टेज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। समझ में आया? अब समझ गए करंट क्या होता है, I, दैट इज इक्वल टू dq बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ये हो जाएगा V0 C ओमेगा, साइन के जगह पे क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी। सही है? हाँ सर। सो I हमारा हो जाएगा दैट इज V0 डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, और cos ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। देखो तो, अरे ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर अब फिर से यहाँ पे आया समस्या, ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस। सो दिस इज XC विच इज 1 बाई ओमेगा C। ठीक है, it is also in ohm. This is called capacitor. This is also called virtual resistance. That is also wattless. समझ में आया? वर्चुअल रेजिस्टेंस, वॉटलेस रेजिस्टेंस दो होता है, इंडक्टर का भी और कैपेसिटर का भी। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर भी एसी में एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करने लगता है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, बट कैपेसिटर से कोई करंट तो फ्लो करता नहीं है, बट फिर भी उसका बिहेवियर एक रेजिस्टेंस जैसा होता है, बट हीट लॉस वो नहीं कराता। ठीक है, सो उस कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और ये होता है 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड C इज द कैपेसिटेंस। समझ में? और इसका यूनिट भी ओम होता है। क्लियर है? ठीक है। सो I का वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल टू V0 बाई XC। 1 बाई ओमेगा C इज XC, this is into sin omega t plus 90 degree, and V0 by C, V0 by XC is given a name that is called peak current. So I हमारा हो जाएगा that is I0 sin omega t plus 90। ठीक है, ये कैपेसिटर के क्रॉस करंट होगा। ठीक है, और वोल्टेज हमने क्या लगाया था, V0 sin ओमेगा टी। अब इसका फेजर समझ गए? हाँ सर। अब इसका फेजर अगर ड्रॉ करें, क्योंकि एंगल का लफड़ा है ना यहाँ पे, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, तो इसको हम ना प्योर वेक्टर भी नहीं बोल सकते, ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम मान लो वोल्टेज ऐसा दिखा रहे हैं, मान लो ये V0 है, ये जो वोल्टेज है इसको ऐसा दिखा रहे हैं, ये ओमेगा टी है ना, तो करंट कैसा दिखाएंगे, ये करंट हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा, ये एंगल कितना आगे दिखाना पड़ेगा, 90। ठीक है, या तो हम ऐसा दिखा दें कि भाई ये वोल्टेज है V0 तो ये करंट है I0, या तो हम ऐसा दिखा दें
कि किसी इंस्टेंट पे वोल्टेज वी नॉट ऐसा है तो करंट यहाँ पे आई नॉट ऐसा होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। 90 ये तीनों में एक ही इंफॉर्मेशन है कि करंट अक्रॉस कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, ठीक है, ये करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा, या हम बोलेंगे कि वोल्टेज हमेशा करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। समझ में आया? एक ही बात है, इसमें भी वही इंफॉर्मेशन है जो इसमें है और जो इसमें। ये फेजर डायग्राम होता है। क्लियर हो गया क्या ये फेजर? लो बराबर है कि दिक्कत है? अक्षर समझ में आ गया? तो +90 और -9 से ही फर्क पड़ता है ना? प्लस 90 से एंगल बढ़ जाता है। ओमेगा टी प्लस 90 मतलब ये ना होगा रे गधा। हाँ ओमेगा टी प्लस 90 मतलब ये एंगल होगा और ओमेगा टी जो अपन ने cos ओमेगा टी की जगह अपन ने sin ओमेगा टी प्लस 90 रखा। हाँ, जब ये जगह अपन एक मिनट सुनो, जब वोल्टेज को साइन और कॉस के टर्म्स में हम ला रहे हैं, साइन के टर्म्स में है, तो करंट को भी साइन के टर्म्स में लाओगे तभी तक कंपेयर कर पाओगे। समझ में आया? और जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 और 180 के बीच होता है। हाँ सर। वेरी गुड। अब देखो इसमें जो मेन काम है वो करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो करते हैं। ये तो तीनों को हमने अलग अलग लिखा, रेजिस्टेंस अलग, कैपेसिटर अलग, इंडक्टर अलग। ये तीनों का कहानी तुमको अलग अलग समझ में आ जाना चाहिए। रिएक्टेंस क्या होता है ये भी समझ में आ जाना चाहिए। सही है? अब तीसरा चीज जो फाइनल है, अगर इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीनों, इसको एलसीआर सर्किट बोलते हैं, ठीक है, अगर तीनों एक साथ जुड़ा है तब क्या करेंगे? जरा लोग लौट के आ जाके बताते हैं। इसी फिगर को बड़ा कर देते हैं खींच के और इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। देखो यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो। अगर इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों लगा हुआ है तब क्या होगा? देखो तब क्या होता है उसको अपन सोचते हैं। लाल कलम उठा लिए, काम, ठीक है। तब क्या होगा कि किसी इंस्टेंट पर मान लो करंट आई है, तो इससे भी करंट आई, क्योंकि सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। एक्चुअल में करंट नहीं फ्लो करेगा, इस पे चार्ज बढ़ेगा और यहाँ से चार्ज निकल के ऐसे जाएगा। ऐसे ही हो रहा है ना, सर्किट तो ब्रेक है, ठीक है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे करंट क्या है? आई, तो रेजिस्टेंस के एक क्रॉस है ना वोल्टेज है वी आर, इंडक्टर के एक क्रॉस वोल्टेज क्या है? और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? वीसी। सही है? ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी बराबर क्या? वी मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी। बस ये नहीं भूलना। समझ में आया? क्यों? हाँ, बस एसी में तकलीफ है, डीसी में ये वैलिड होता है बट एसी में ये नहीं बोलना, ठीक है। अगर तूने एसी में ये बोला तो गलत बोला, इसीलिए एसी को हम लोग बिल्कुल अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। एसी में जब भी बोलना होगा तो फेजर डायग्राम से बोलेंगे। अब देखो क्यों का आंसर हम देते हैं, ठीक है। ये हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, अब देखते जाओ इस तीनों में करंट क्या रहेगा? सेम। हाँ सर। चार्ज यहाँ से निकलेगा उतने ही चार्ज यहाँ पे आएगा, ऐसे ही होगा ना, तो करंट तो सेम रहना। अब रेजिस्टेंस से करंट जो जा रहा है, तो तुम्हें पता है कि अगर हम इस करंट का पीक वैल्यू आई नॉट मान लें, अगर मान लें कि ये मैक्सिमम करंट आई नॉट होता है, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है, आई नॉट निकालना होगा अपने को, तो मान लेते हैं करंट आई नॉट है, किधर भी मान सकते हैं, जिधर मन करे उधर मान सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पीक वोल्टेज होता है और रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है नॉट, इसमें क्या होता है? फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। सो वी आर नॉट हमारा ऐसा रहेगा। हाँ सर। इंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो कितना है? आई नॉट। और इंडक्टर का वोल्टेज क्या होता है? लीड करता है करंट से कि लैग करता है? अबे अभी तो पढ़ाए थे गधे। इंडक्टर में क्या होता है ये तो लिखा हुआ है, हम तो बोले भूल जाएंगे। इंडक्टर में करंट से वोल्टेज हमेशा क्या करता है? लीड करता है ना, लीड करता है।
ठीक है, तो ये भूल गए तुरंत, इसीलिए तो अलग अलग पढ़ाए थे। तो इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इस है ना करंट से क्या करेगा, लीड करेगा। ये VL नॉट, VL नॉट मतलब इंडक्टर के क्रॉस पीक वोल्टेज लीड करेगा ना 90 डिग्री। और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लैग करेगा। अब देखो ये तीनों पीक वोल्टेज है ये अलग अलग है, ठीक है। ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया, तुम इसको चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाना है, तुम इसको ऐसा भी बना सकते थे कि भाई ये जो है हमने करंट इधर मान लिया, क्योंकि करंट जो है किधर भी लिया जा सकता है, ये करंट हमने I नॉट लिखा तो VR नॉट तो ऐसे ही होगा, ठीक है, और VC नॉट ऐसा हो जाएगा और VL नॉट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसमें VL नॉट लीड करेगा और VC नॉट करंट से लैग करेगा। ये डायग्राम है, किसी इंस्टेंट पे ओमेगा टी है, देखो तो बराबर है, I नॉट ये हो गया, VR नॉट हमारा ये हो गया, VC नॉट ये हो गया और रियल वाला पार्ट और ये इतना हो गया। समझ में आया, ये रियल करंट समझ में आया, ठीक है। अब इसमें जो है ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों एक ही एक्चुअली। अब इसमें देखो कि जो वोल्टेज है ये तीन अलग अलग डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं ना है, तो इसको हम स्केलर जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। समझ में आया। तो नेट वर्ट देखो, एक हॉरिजॉन्टल ये वाला वो वोल्टेज है और दो वर्टिकल है, तो इसमें जो है नेट वर्टिकल वोल्टेज क्या हो जाएगा, वर्टिकल वोल्टेज हो जाएगा ये नेट इन दोनों का रिजल्टेंट VL नॉट माइनस VC नॉट, और ये वाले का रिजल्टेंट वोल्टेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा रिजल्टेंट बनेगा, दिस इज V नॉट, है ना। V नॉट का एक कंपोनेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस है और एक इंडक्टर कैपेसिटर के क्रॉस है, तो V नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट हमारा हो जाएगा VR नॉट स्क्वायर प्लस VL नॉट माइनस VC नॉट का होल स्क्वायर। सही है, यस अब सही, हाँ सर, क्लियर है। अब इसमें हम करंट लिखने का कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो ये तुमको समझ में आया। अब V नॉट क्या होगा, V नॉट जो है हमारा, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं V नॉट जो हमारा हुआ दिस इज इक्वल टू VR नॉट का स्क्वायर प्लस VL नॉट माइनस VC नॉट का होल स्क्वायर। ये सब सही है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में तो इसको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेके नेट रिजल्ट लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा एंगल पता नहीं, दिस एंगल इज फाई, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल फाई है, ठीक है। अब हमें ये भी निकालना अब हम क्या करते हैं, दिस V नॉट स्क्वायर VR नॉट इज I नॉट इंटू R नॉट। अभी हम लोग पढ़े थे कि V नॉट बाई R इज इक्वल टू I नॉट, पीक करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो V नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू I नॉट इंटू R नॉट। सही है, पीक वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR नॉट मस्ट बी इक्वल टू पीक करंट इंटू रेजिस्टेंस। सही है, गलत है, सही है। इसी तरह से ये क्या है, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सो दिस इज I नॉट इंटू XL माइनस VC नॉट इज I नॉट इंटू XC, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ये कहां से आया, ये यहां से आया, ठीक है, जो हमने तुम्हें यहाँ पे बताया था ये वाला, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, ये एक्चुअली कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, तो VC नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू XC, ये हम लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से VL नॉट, समझ गए क्या, ठीक है, तो ये हमारा इतना बन गया, तो यहां से लिखेंगे V नॉट स्क्वायर इज I नॉट स्क्वायर इंटू, ये ब्रैकेट में आ गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सही है, और V नॉट बाई I नॉट का है ना इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज द पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक करंट, और पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पीक करंट इज एक्चुअली टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट एक्चुअली टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। समझ में आया,
इसका भी यूनिट ओम ही होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली दो तरह का रेजिस्टेंस है, एक तो रियल रेजिस्टेंस है और ये वर्चुअल रेजिस्टेंस है। तो इस Z को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। सो समझ गए, Z is equal to V naught by I naught and that is also equal to root over R square XL minus XC का होल स्क्वायर। समझ गए? हाँ सर। और इसका भी यूनिट ओम होता है। क्लियर है कि दिक्कत है? अरे बकोरे, आगे ठीक है। Z को इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यहां से इस एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई Z, लिख सकते हैं। अब देखो Z तो हमारा नोन है, R पता है, XL पता है, XC पता। R नोन है, XL हमारा होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC हमारा होता है 1 बाई ओमेगा C। तो XL और XC तो पता है, तो इसका मतलब Z पता है, पीक करंट पता, पीक वोल्टेज पता है, तो I नॉट पता होगा। ठीक है, अब समझ गए? जो नहीं समझ में आएगा बोल दियो रे। अब ये जो एंगल है ये वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस है फाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, tan फाई इज इक्वल टू ये वाला कितना है, दिस इज VL नॉट माइनस VC नॉट है। तो tan फाई इज VL नॉट माइनस VC नॉट बाई VR नॉट। देखो तो लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो tan फाई हमारा हो जाएगा VL नॉट इज I नॉट इंटू XL, दिस इज XL, XC बाई R। ठीक है, I नॉट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कट जाएगा ना, समझ में आया? तो यहां से एक तो ये हो गया और tan फाई का वैल्यू हो गया XL माइनस XC बाई R। ठीक है, फाई क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है? हाँ सर। तो यहां पर अगर तुम देखो इस फेजर डायग्राम में, तो वोल्टेज, नेट वोल्टेज तो ये है और ये क्या है, नेट करंट। नेट वोल्टेज और नेट करंट में क्या है, फेज डिफरेंस है। और क्या फेज डिफरेंस है कि वोल्टेज लीड करता है या करंट लैग करता। समझ में आया? अरे सही। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी इंस्टेंट पे बात करें, तो अगर ये V नॉट है और अगर ये ओमेगा टी है, तो करंट क्या होगा, वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो I नॉट क्या होगा, ये ओमेगा टी है, V हमने अप्लाई जो किया है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा है ना। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो V नॉट साइन ओमेगा टी होना चाहिए वोल्टेज का, बराबर है। और करंट कैसा हो जाएगा, करंट हो जाएगा फाई एंगल इससे पीछे, लैग करेगा। सही है, ये I नॉट हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I, ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव। सो I हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, ये फेज डिफरेंस है किसके किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। तो अगर वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल क्या होना चाहिए, अगर वोल्टेज जीरो, देखो वोल्टेज हमेशा लीड करता है या करंट हमेशा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। अरे बोलते हैं। तो अगर वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है, अगर वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल क्या होना चाहिए, ओमेगा टी से कितना कम, फाइव। तो ओमेगा टी से फाइव घटा देंगे, दिस इज द करंट। समझ में आया? ये नेट करंट फ्लो करेगा। देखो V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z होता है, बट V इज इक्वल टू I इंटू Z नहीं होता है। समझ में आया? तो I का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू, देखो पीक वैल्यू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज कर लेना। ठीक है, इसको अगर डिवाइडेड बाय रूट टू कर दो तो V नॉट बाय रूट टू इज I नॉट बाय रूट टू इंटू Z। V नॉट बाय रूट टू क्या हो गया, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। ये भी वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, बट इंस्टेंटेनियस के लिए ये गलत हो जाता है। इंस्टेंटेनियस करंट तुमको फेजर से निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अगर मान लो फाई निगेटिव हो जाए, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो VL माइनस V नॉट VC नॉट ये बड़ा, अगर मान लो ये बड़ा है
तो नेट वर्टिकल वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। तो इसमें करंट क्या करने लगेगा, लीड करने लगेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये हमारा फेजर हमने बनाया, आई नॉट इधर ले लिया, ये वी आर नॉट इधर है, वी एल नॉट ऐसा है, और वीसी नॉट नीचे है, दिस इज वीसी नॉट। अब पता चला जब हम वर्टिकल देखने गए तो ये नेट वोल्टेज किधर आ गया, दिस इज वीसी नॉट माइनस वीएल नॉट हो गया, नीचे आ गया, ये बड़ा है तो नेट वोल्टेज किधर हो जाएगा, दिस इज वी नॉट। अब ये एंगल हमारा फाई, और इसमें क्या हो गया कि वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। मतलब वोल्टेज अगर वी नॉट इधर रहेगा तो आई नॉट इधर रहेगा, ये एंगल फाई रहेगा। समझ में, देखो ये फाई आगे हो गया। तो यहाँ पर अगर v का वैल्यू तुम v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बोलोगे तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये आगे है। समझ में आया क्या? हाँ सर। अरे क्लियर है, ठीक है। यस सर। अब ये जो रिजल्ट हमने तुम्हें बताया, ठीक है, अब ये रिजल्ट में करना क्या है, मान लो कभी क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, एक क्लास और लगेगा भी, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, इंडक्टर है ही नहीं, और हमने एसी अप्लाई कर दिया, ठीक है। समझ में, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है ही नहीं, तो एक्सएल क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहां जहां एल दिखाई दे उसको क्या कर दोगे, 0। इसमें कुछ नहीं करना, जो भी रिजल्ट अभी हमने डिराइव किया ना, जितना भी चीज डिराइव किया, जहां जहां एक्सएल या वीएल दिखाई दे, एक्सएल को क्या कर दोगे, 0, या जहां जहां एल दिखाई देता है उसको क्या कर दोगे, 0। समझ में आया? तो सारा रिजल्ट तुम्हारा वैलिड हो जाएगा, किसके लिए, आरसी सर्किट के लिए। क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ ठीक है। अगर मान लो कभी इंडक्टर तो दिखता है ना, रेजिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे इंडक्टर दिख रहा है एल, तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक्सी को क्या कर दोगे, 0, और अगर एक्सी 0 करते हो मतलब सी को क्या कर दोगे, इन्फिनिटी, क्योंकि एक्सी क्या होता है, एक्सी 1/ओमेगा-c होता है, ठीक है। तो सी, अगर इंडक्टर नहीं है तो एल को 0 करोगे या एक्सएल को 0 करोगे, ठीक है। बट अगर कैपेसिटर नहीं तो एक्सी को 0 करोगे, बट सी को इनफाइनाइट करोगे। समझ में आया? हाँ ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं है तो सुपर कंडक्टर होगा, जो अपने को पढ़ना नहीं। समझ में आना? तो रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो मानना पड़ेगा, 0 नहीं मान लेना। समझ में आया क्या? ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेना कुछ, और बाद में उसको टेंस टू 0 कर देना। समझ में? आइडियल हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? ये इम्पीडेंस पढ़े, वोल्टेज पढ़े, करंट पढ़े, फेज डिफरेंस बिटवीन नेट वोल्टेज एंड नेट करंट पढ़े। मतलब अगर हम यहाँ पे वोल्टेज V0 लगाए हैं तो ये जो करंट फ्लो करेगा ये होगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। ऐसा नहीं कि I का वैल्यू तुम लिख देना I बराबर V/Z, तो गलत हो जाएगा ये। समझ में आया? अरे सही। I0 सकते हो, पीक वोल्टेज इज पीक करंट बाय Z, ये लिख सकते हो। IRMS इज VRMS/Z लिख सकते हो, ठीक है। बट I इज इक्वल टू V/Z नहीं लिख सकते, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में देखो पीक में एंगल नहीं आएगा, पीक में एंगल नहीं होगा। जब पीक वोल्टेज और पीक पर करंट में एंगल होगा नहीं तो स्केलर, ठीक है। RMS में भी कोई एंगल नहीं होगा, तो RMS को भी हम नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं जो लिखता है। बट इंस्टेंटेनियस में क्या रहेगा, एंगल। तो इंस्टेंटेनियस में एंगल रहेगा तो वहां इंस्टेंटेनियस तुमको फेजर डायग्राम से करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ अबे क्लास है का तू लोग कभी? अरे क्लास है का रे? नहीं सर, ये वर्चुअल रेजिस्टेंस का मतलब समझ नहीं आया, मतलब वो कुछ अफेक्ट करता है? हाँ, आप बताते तुमको वर्चुअल का मतलब। जैसे एक्चुअल में तुम हो क्या, जंगली जानवर, अब है कि नहीं? एक्चुअल में तुम बनमानुस हो, बट चश्मा लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, नए नए कपड़े पहन के इंटेलिजेंट दिखने का कोशिश करते हो। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इंटेलिजेंट। समझ में आया क्या? है नहीं, दिख रहा है। समझ में आया क्या? अबे बोलते सर ये कुछ अफेक्ट करता है क्या, मतलब किसी? अबे अफेक्ट करता है तभी तो पढ़ रहे हैं बे गधे। हीट लॉस नहीं कराता है,
बस एक ही इसका ड्रॉबैक है कि वर्चुअल रेजिस्टेंस तो होता है एसी में, बट हीट लॉस नहीं कराता। सही, जैसे एक गधा क्लास में बैठा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो गधा बैठा रहे तो गिनेंगे ना कि हाँ भैया 11 बच्चे हैं, ठीक है, भले वो गधा है, काम नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये जो रेजिस्टेंस इसका वर्चुअल रेजिस्टेंस है, ये हीट लॉस के अलावा सारा चीज करता है, ठीक है। ये जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है ये हीट लॉस कराता है, बट ये इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सारा काम करता है बट हीट लॉस छोड़ के, ठीक है, इसीलिए इसको वर्चुअल रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? हाँ सर। अरे सही। Yes, sir. देखो करंट sir. में भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, जब हम V नॉट आई नॉट लिखे है ना, V नॉट बाई आई नॉट, तो रेजिस्टेंस में देखो, रेजिस्टेंस में भी ये कंट्रीब्यूट, ये Z एक्चुअली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, बट इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें एक रियल रेजिस्टेंस है और एक वर्चुअल रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना बोल के इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर है बकोरे? हाँ सर। ठीक है। तो इसमें एक चीज हमें और बताना है, बता ही देते हैं। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे, एक हमने लिखा था Z, ये लिखा था Z इज इक्वल टू, कहाँ गए, आई नॉट इज इक्वल टू हमने लिखा V नॉट बाई Z, ठीक है। और Z का वैल्यू हमने लिखा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये V नॉट तो कांस्टेंट है, बट Z का वैल्यू ओमेगा पे डिपेंड करता है। Z का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, Z का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, R के बराबर, और ये मिनिमम कब होगा, जब XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC। अगर XL और XC का वैल्यू बराबर हो जाए तो Z क्या हो जाएगा, R के बराबर। तो कभी भी अगर बोला गया व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल इम्पीडेंस, तो मिनिमम पॉसिबल इम्पीडेंस इज R, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो XL हमारा होता है ओमेगा L और XC होता है 1 बाई ओमेगा C। तो यहाँ से हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर LC, ठीक है। ये हमारा होता है रिजोनेटिंग। कभी भी अगर XL और XC बराबर हुआ, इसका मतलब हुआ VL नॉट मस्ट बी इक्वल टू VC नॉट। अबे है ना, XL और XC बराबर होगा, इसका मतलब क्या, VL नॉट मस्ट बी इक्वल टू VC नॉट। और अगर VL नॉट और VC नॉट बराबर हो गया तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस सर्किट में जो करंट है वो V नॉट बाई R है, ऐसा लगेगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर नाम का चीज है ही नहीं। देखो अगर VL और VC अगर बराबर हो गया है ना, अगर ये XL और XC बराबर हुआ तो ये दोनों बराबर, ये क्या हो जाएगा, टोटल 0। समझ में आ? तो जो भी वोल्टेज तुम अप्लाई करे वो ऐसा लगेगा कि रेजिस्टेंस के क्रॉस है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होता है। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव अगर है, ये निगेटिव है, अगर ये दोनों बराबर हुआ तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये इंडक्टर है, मान लो ये कैपेसिटर। तुमसे बोले 200 वोल्ट यहाँ है, ठीक है, तुमसे बोले इसके क्रॉस 200 वोल्ट है, इसके क्रॉस 200 वोल्ट है, ठीक है, ये 200 वोल्ट है, इसके क्रॉस 200 वोल्ट है। अब एसी हमने अप्लाई किया, तुमसे बोले कि अगर ये वोल्टेज इतना इतना है, ये 200 है, ये 200 है, ये 200 है, तो व्हाट इज द अप्लाइड वोल्टेज, क्या बोलोगे? ऐसा देख के लगता है 200 200 200 कितना होना चाहिए, 600, बट ये 600 गलत है, क्योंकि एक्चुअली 200 रेजिस्टेंस का इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा 200, इसका इधर रहेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। सो नेट अप्लाई 200 वोल्ट। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये वेक्टर के तरीके से जोड़ता है। अगर ये 400 है, ये 200 है, तो हम क्या करेंगे, ये 400 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा और ये 200 रहेगा। तो नेट अप्लाइड वोल्टेज इज 2 रूट 200 रूट 2। 400 200 200 हो जाएगा और 200 200 का रिजल्टेंट इज 200 रूट 2। समझ में? तब अप्लाइड वोल्टेज हम क्या बोलेंगे, 200 रूट 2। समझ में आया? हाँ यस सर। मतलब जब भी वोल्टेज इंस्टेंटेनियस जोड़ना है तो फेजर डायग्राम को दिमाग में हमेशा लाना है, खास करके सॉरी एसी में, डीसी में मत ले आना। ऐसा ना डीसी में भी फेजर अप्लाई करते गलत हो जाए। दो चीज है, एक एसी है और एक डीसी है। एसी बिना फेजर के नहीं करना है और डीसी में फेजर लगाना नहीं। समझ गए क्या? हाँ सर।
यस सर। अब इसका एक क्लास और लेंगे, नहीं तो आज हम सब पढ़ा देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसको दिमाग में सैचुरेट होने देते हैं और ट्यूसडे को इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे है तो आधा घंटा का ही, बट ये ट्यूसडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? समझ गए? एससी वर्मा का थ्योरी मत पढ़ना, उसका क्वेश्चन जरूर कर सकते हो, बट अभी हम क्वेश्चन वाला चीज बताए नहीं। अभी हमको एक क्लास और लगेगा तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन हम भी करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें अभी हमको पावर लॉस बताना है, ठीक है? बाकी सब चीज तो हम मैक्सिमम चीज बता दी। बस आधा घंटा और लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। बट थोड़ा तुम्हारे दिमाग में सैचुरेट हो जाए, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। थ्योरी ज्यादा पढ़ना मत इसका, ठीक है? सर आप वो लेक्चर कब भेजोगे? इसलिए भेज तो दिए बहुत सारे, EMI का तो भेज दिए, बस एसी का भेजना। सर एसी का, हाँ सर। ही रहे, अभी काट ही रहे। आज हम पहला वाला लेक्चर भेज देंगे और आज वाला तो फिर परसों भेजेंगे, ठीक है? तो थ्योरी और कहीं से नहीं पढ़ सकते क्या? क्योंकि मैंने एचसी वर्मा के 2 पेज पढ़े तो कुछ तो भी था, तो मैंने दो चैप्टर है, सुनो पहले मेरी बात। 2 चैप्टर, एक एसी और एक ऑप्टिक्स, ठीक है? एसी का थ्योरी और ऑप्टिक्स का थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ज्यादा किताब नहीं पढ़ना है एसी और ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स भी हमको पूरा समझाना होगा, समझ गया? एसी का थ्योरी नहीं पढ़ो और ऑप्टिक्स का थ्योरी नहीं पढ़ो, बाकी सब थ्योरी पढ़ सकते हो जहां से मन करे वहां से, ठीक है? हाँ। पढ़ लोगे तो क्या है कि कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि अपन हाँ सर, मैंने पढ़ के देखा तो कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए नहीं पढ़ा। नहीं होना है, क्योंकि 3 तरीके से सॉल्व होता है और तीनों तरीका कहीं परफेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं ऑप्टिक्स का भी थ्योरी नहीं पढ़ना। ऑप्टिक्स भी पढ़ लिए तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहो, फिर हमको मत बोलना। हम पहले ही बता दे रहे क्या तुमको थ्योरी पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। एसी का सारा थ्योरी मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो। तुम्हारा जो भी एसी का क्वेश्चन अटके मेरे पास ले आना, हम सॉल्व कर दे। ऐसे अटकेगा एक भी नहीं, ठीक है? बट कंफ्यूज हो जाओगे तो बहुत अटकेगा, ठीक है? समझ गए? ऑप्टिक्स का थ्योरी नहीं पढ़ना, ऑप्टिक्स का भी थ्योरी बड़ा गड़बड़ है एक्चुअली, एससी वर्मा एनसीईआरटी सब, ठीक है? चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है? अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय।